दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे ऐसी गलती मत करना, ठीक है भाई। टाइम पे आना, ऐसे स्टार्ट, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई, सुन लो ध्यान से। अब हमने बात की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है कि भी जब भी कोई रसायन आपस में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है, अभिक्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि पानी जो है वो दूध से अभिक्रिया कर सकता है क्या, और नया प्रोडक्ट बनेगा, दूध ही बनेगा। पानी के अंदर दूध मिलाया तो दूध ही बना, यानी कि कोई भी टाइप की रिएक्शन नहीं हुई, दूध का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हालांकि दूध की सांद्रता में कमी ज़रूर हुई है। दूध की पहले मान लो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, हाई कंसंट्रेशन पे था, अब दूध की कंसंट्रेशन जो है कम हो गई, लेकिन किसी भी टाइप का केमिकल चेंज नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह कोई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना। तो लोहे के जंग लगना क्या है? लोहे के जब हमें लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। आपको पता ही है कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी है, वायुमंडल में क्या है? नमी है, यानी कि लगभग 42 या 40 के आसपास नमी रहती है। और इस नमी के कारण लोहा जो है कुछ दिनों के बाद में लोहे के जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? लोहे के जंग लग जाता है। यद्यपि ये जो अभिक्रिया है बहुत लंबी प्रोसीजर वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो है बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी हम कहेंगे कि लोहे को जलवाष्प में खुला छोड़ने पर लोहे के जंग लग जाता है। तो क्या हुआ? इसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहले लोहा था, जलवाष्प में रिएक्शन करके जंग लग गया, एक परिवर्तन आ गया। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे, लकड़ी को क्या करेंगे? जलाएंगे। कोई भी चीज़ कब जलेगी? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। जब लकड़ी जलेगी, जलने से क्या बनेगा? राख बनेगा। लकड़ी के जलने से क्या बनेगा? राख बनेगा। यानी कि लकड़ी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जलाना यानी कि ऑक्सीजन, जब भी कोई चीज़ जलेगी ऑक्सीजन की रिएक्शन होना शर्त है। कार्बन और रिएक्शन करके CO2 बनाएंगे, यानी कि लकड़ी को जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, यानी कि राख बनेगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस जो होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो 2 टाइप्स के परिवर्तन होते हैं, 2 टाइप के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन को तो हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और दूसरे परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों की। रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों की बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक पदार्थ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। बोलिए। तो आज का क्लास लंबी चलेगी, 10-15 मिनट, आधी घंटा और चलेगी, आधी घंटा मान के चलो आप। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक पदार्थ कंप्लीटली चेंज होता है, यानी कि पदार्थ की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है, यानी कि ताप है, टेम्परेचर है, ताप दाब सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल प्रॉपर्टी जो है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, मूल गुणधर्म बदल जाएंगे। और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग बदल सकता है, कलर लेस हो सकता है, कलर बदल सकता है, आकार बदल सकता है, यानी कि शेप बदल सकती है, लेकिन पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है, पदार्थ की फेज भी बदल सकती है, लेकिन पदार्थ की जो मूल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती।
हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक परिवर्तन की, यानी कि फिजिकल चेंजेस की। तो फिजिकल चेंजेस में हम बात करते हैं बर्फ़ की, कि बर्फ़ को हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, हीट देने से बर्फ़ किस में बदल जाएगी? पानी में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। और वाटर को और ज़्यादा हीट देंगे, वाटर को कितनी हीट दें कि वो भाप में बदल जाए? सामान्य वायु दाब पर बताइए भाई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने सेंटीग्रेड पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 373 केल्विन पर। कितने केल्विन पर? 373 केल्विन पर वाटर जो है वो जलवाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? जलवाष्प में बदल जाएगा। अब देखिए, पानी यानी कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है, जैसे भाई पानी बहता है, पानी पीने के काम आता है, पानी की पीएच लगभग 7 के आसपास होती है, वो चीज़ें होती है। जब हमने भाप को ठंडा किया, भाप को क्या किया? ठंडा किया, यानी कि भाप को ठंडा करना, किसी भी गैस को ठंडा करना, यानी कि संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? संघनन हो रहा है। जैसे ही भाप को ठंडा किया, किस में बदलेगी? वापस वाटर में बदलेगी। और वाटर को और अधिक 0 से लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर किस में बदलेगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर पर वाटर किस में बदलेगा? पानी में बदल जाए, बर्फ़ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में, आइस में बदल जाएगा। अब देखिए, पहले जो पानी था उसकी पीएच लगभग 7 थी, पीने में काम आता था, भाप बना, बाद में भी पानी के जो मूल गुण हैं वही रह गए, यानी कि अभी भी पीने योग्य पानी है। पहले जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी वह की वो प्रॉपर्टी अब भी है पानी में। ठीक है भाई, रख दीजिए एक बार। ठीक है भाई, यानी कि इसका क्या बदला? पानी, बर्फ़ को गर्म किया पानी, ये ठोस अवस्था में था। कौन सी अवस्था में थी बर्फ़? ठोस अवस्था में थी। पानी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। भाप कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। यानी कि अपन जब गर्म करेंगे, गर्म करने से ठोस किस में बदला? द्रव में। द्रव किस में बदला? गैस में। गैस वापस ठंडा करने पर द्रव में, द्रव ठोस में। ठीक है भाई, हम देख रहे हैं कि फिजिकल परिवर्तन में, यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदल रही है, लेकिन मूल गुणधर्म में कोई भी टाइप का परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं लोहे के जंग लगने की। लोहे के जंग लगने की, जैसे ही हम किसी लोहे की वस्तु को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं लंबे टाइम के लिए, क्योंकि अब क्रिया लंबी प्रोसीजर वाली है, जब लोहे को लंबे टाइम के लिए वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है? जलवाष्प एनी टाइम विद्यमान रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प जो है वो एनी टाइम विद्यमान रहती है। जलवाष्प से अभिक्रिया करके लोहा क्या बना लेगा? क्या बना लेगा भाई? लोहे के जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लोहे के जंग लग जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जिस तरीके से आपने भाप को ठंडा करके पानी बनाया और पानी को ठंडा करके बर्फ बनाया, क्या इसी तरीके से हम लोहे को ठंडा करके जलवाष्प लोहा बना सकते हैं? जंग को, जंग से वापस लोहा बनना पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ये कंप्लीट हो गई, ये अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अगर कंप्लीट एक प्रोसेसर बढ़ेगी तो आगे जंग लगने की तरफ बढ़ेगी, पीछे की साइड में ये अभिक्रिया नहीं आएगी। ठीक है, तो यह परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भाई? कोई भी पदार्थ के मूल गुण बदल जाते हैं, पदार्थ का आकार बदल जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है और पदार्थ का रंग भी बदल जाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ का आकार बदल सकता है, रंग बदल सकती है, आकृति बदल सकती है, लेकिन पदार्थ के जो मूल गुणधर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी का जलना,
अगर लकड़ी जलती है और लकड़ी जलने से क्या बनेगा? लकड़ी के जलने से राख बनेगी। अरे कोयला भी तो जलता है, कोयला आगे जाके क्या बनाएगा? राख बनाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे कार्बन, लकड़ी के लिए हम क्या लिखेंगे? कार्बन, क्योंकि लकड़ी में कार्बन होता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा है असदुल्ला सर का नहीं आया सर मुझे, दूसरा है इसमें स्वतंत्र निष्पक्ष रूप में चुनाव नहीं है। करने की व्यवस्था। इसके अंदर जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था किसमें है? लोकतंत्र। आएगी आएगी, ठीक है। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से इनका आया ही नहीं सर। नहीं है। राजनीतिक दल हैं उनको किस प्रकार से ये नेटवर्क एरर आ गया शायद। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उन्हें आवाज करने परमिशन दी जाए। इसके अब आया अब्बास अख्तर है। आपने एडमिट कर लिया है? असदुल्ला सर की मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई सर। हाँ सुनिए, तो लकड़ी का जलना यानी कि लकड़ी से राख बनना, लकड़ी से राख बनना किस प्रकार की रिएक्शन है? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल चेंजेज है। ये किस प्रकार का चेंजेज है? केमिकल चेंजेज है। बंद कर दो। अब आता है लोकतंत्र के पक्ष में। आप चला दोगे इससे? इस प्रकार से आते हैं वीडियो कैसे बंद होगा? वीडियो बंद करिए। सत्ता पक्ष होती है। हाँ वीडियो बंद करिए अपना पूरा। हाँ, सिर्फ वॉइस रखिए, वीडियो बंद करिए। लोकतंत्र के पक्ष में वो हम पढ़ेंगे। पहला है शासन। वीडियो बंद का तो पता नहीं कैसे होगा सर। यानी जो सत्ता पक्ष में जो हाँ? व्यक्ति शासन करता है, जैसे कि इससे वीडियो बच्चों के पास जा रहा है, आप वीडियो बंद करके सिर्फ वॉइस रखिए। आपके हाथ में बार बार तो इससे हो जाएगा? हाँ हाँ बस फिर रख दूँ इसको? बस रख दीजिए आप, जेब में डाल दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी देर में डाला। ठीक है, वॉइस जाना है इससे। अच्छा वॉइस जाएगी। बेहतर निर्णय लेने की संभावना, ज़्यादा और अच्छे निर्णय लेने की। ठीक है फिर तो अच्छा हो गया। हाँ ठीक है, अभी थोड़ी सुविधा और हो गई अपने। दिख रहा आपको भाई बच्चों? नहीं दिख रहा? असदुल्ला सर से मोबाइल से नहीं दिख रहा आपको? लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर नागरिक नहीं दिख रहा? सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर नागरिकों का सम्मान किया जाता है। नहीं दिख रहा? नहीं किया जाता है। सबके जो वो है उसको ध्यान। वीडियो पॉज कर दिया मैंने। चौथा है कैमरा खराब है, उसी से इनके पास जो आपस में मतभेद तो सर आप एक काम करिए, आप ही पकड़ लीजिए इसको, है ना? तो बच्चों को कोई आए तो बात मुझे बता देना, बच्चों को सुन जाएगा। वैसे आवाज़ ठीक है? हाँ भाई सुन रहा है बच्चों आपको? वीडियो अनपॉज करो सर, अब सामने कर दो इसको। सुन रहा है ना आपको? उसका आपको राजनीतिक विज्ञान है। हाँ दिख रहा हूँ अभी। अब देखो अपन ने ये चीज़ पढ़ ली। अपने लेसन का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो हमारा कंप्लीट ये वाला चैप्टर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जनरली होती क्या है, हमने यह चीज़ समझ ली। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, यानी कि रासायनिक समीकरण की। अपन ने इतनी सारी अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं, तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे बोलेंगे, समीकरण के बारे में क्या बोलेंगे? अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके ब्लैक बोर्ड पे या कागज़ पर लिख देते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है भाई? अब देखिए, जैसे हमने रिएक्शन पढ़ी, लकड़ी को जलाने से राख बनी, तो हमने इसको कागज़ पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। C+O2 क्या बन गया? CO2। अपने लेसन में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है केमिकल इक्वेशन के बारे में कि क्या होता है
क्या होता है जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, क्या होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। क्या होता है Mg। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, जलाने का मतलब, जलाना या दहन का मतलब ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जलाना और दहन का जहाँ पर भी नाम आए आप क्या कर दोगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दोगे। क्या कर दोगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दोगे। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते समय हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऑलवेज O2 की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा, ऑलवेज O2 की फॉर्म में मिलेगा। अगर अपन को एक ऑक्सीजन यूज लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं हाफ O2, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन को हम O नहीं लिखेंगे, कभी भी ऑक्सीजन को हम O लिखकर रिएक्शन नहीं करवाएंगे। O रेडिकल जो होता है उसे हम नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, O के रूप में कभी भी रिएक्शन नहीं करवाएंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमने मैग्नीशियम Mg यानी कि मैग्नीशियम लिया, Mg यानी कि मैग्नीशियम लिया, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, ऑक्सीजन से करवाई। क्या बनेगा प्रिय छात्रों, बताइए भाई क्या बनेगा। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जिन बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है कि किससे क्या बनता है, वो बच्चे सबसे पहले अपनी बुक से 9th क्लास से 30 तक एलिमेंट्स याद कर लीजिए। ये हाइड्रोजन हीलियम वाले हैं ना, इनको याद कर लीजिए, प्लस इनके प्रतीक याद कर लीजिए। और एक आपको रासायनिक सूत्र को याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए कि रासायनिक सूत्र अपन कैसे ध्यान पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं किसी भी परमाणु के पीछे अगर O आता है, किसी भी परमाणु के पीछे अगर O आता है तो सबसे पहले हम परमाणु का पूरा नाम लिखेंगे, क्या हुआ, और परमाणु का नाम लिखेंगे, और फिर O की जगह अपन क्या लिख देंगे, ऑक्साइड। क्या लिख देंगे, ऑक्साइड, चाहे कोई भी टाइप का परमाणु हो। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी MgO, तो हम इस एलिमेंट को पूरा लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको मैग्नीशियम लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे। लास्ट में कौन आ रहा है, O आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ऑक्साइड। अगर शुरू में आता है तो ऑक्सीजन ही लिखते हैं, लेकिन लास्ट में आया इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका अनुलग्न ऑक्साइड लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही, आ रही है ना समझ में। आवाज अच्छे से नहीं आ रही, इसलिए सुनाई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आपको दिख तो रहा ना, ठीक है। अगर लास्ट में कोई भी तत्व जुड़ता है तो उसका क्या नाम बनता है, अपन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों के लिए मैं बोर्ड पे उतार रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम के लास्ट में O जुड़ा, मैग्नीशियम की बात नहीं है, अब तक अपनी 118 तत्वों की जो खोज हो चुकी है उसके लास्ट में किसी के भी लास्ट में अगर O जुड़ता है तो हम पहले उस तत्व का नाम लिखेंगे और O की बजाय हम क्या लिख देंगे, ऑक्साइड लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के पीछे O जुड़ा, हमने क्या लिख दिया, MgO। क्या लिख दिया, जैसे मैं लिखता हूँ O का मतलब ये नहीं कि सिंगल O आएगा,
O2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं Al2O3, इसे हम क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर जैसे किसी के लास्ट में CO3 आता है, किसी तत्व के लास्ट में क्या आता है? CO3 अगर लास्ट में आता है तो उस तत्व के नाम के लास्ट में अपन क्या लगा देंगे? कार्बोनेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कार्बोनेट लगा देंगे। ठीक है भाई। जैसे Ca किसका प्रतीक है? कैल्शियम का, और इसके लास्ट में अपन ने क्या लिखा? CO3। तो नाम क्या बन गया? सबसे पहले हम कैल्शियम को कंप्लीटली पूरा लिखेंगे। ठीक है भाई। कैल्शियम CO3 का क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई। अब बताइए बालको, MgCO3 को हम क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम है? MgCO3 नाम बताइए इसका। Mg का नाम होता है मैग्नीशियम, और CO3 की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? MgCO3 को हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ठीक है भाई। आगे वो दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में NO3 आ जाए, क्या आ जाए? NO3, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। लिख सकते हैं ना? अब देखिए आगे, जैसे मैं लिखता हूँ Na, तो बताइए Na किसका प्रतीक है? Na किसका प्रतीक है भाई? सोडियम का। तो सबसे पहले कंप्लीटली सोडियम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोडियम। ठीक है भाई। अब हम लिखते हैं NO3। NO3 की बजाय हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? NO3 की नाइट्रेट। नाम क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। सपोज करो इसकी जगह अगर मैं CO3 लिख देता, क्या लिख देता? क्या लिख देता? अगर यहाँ पर मैं Mg लिख देता तो नाम क्या हो जाता? ठीक है भाई, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है भाई। आगे देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट में Cl आता है, क्या आता है लास्ट में? Cl, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लोराइड। क्या बनेगा? क्लोराइड। इसका नाम बताइए। Ca का प्रतीक क्या भाई? किसका प्रतीक है Ca? Ca किसका प्रतीक है? कैल्शियम का। किसका है? Ca किसका प्रतीक है? हाँ, कैल्शियम का। तो हम क्या लिखेंगे? पूरा नाम लिखेंगे कैल्शियम। क्या लिखेंगे? कैल्शियम। और मैं आगे लिखता हूँ Cl, CaCl, तो पूरा नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। बना सकते हो ना भाई? एक क्लास तो हुई भैया, 3 बचे। Br को हम क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? Br को अपन क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। जैसे मैं लिखता हूँ NaBr, NaBr, तो पूरा नाम क्या होगा इसका? सोडियम ब्रोमाइड। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था कि आप रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में उतार लेना आपने। थोड़ा एंड कर दिया।
फॉर्मूले कॉपी में उतार लिए ना। अब देखो आज हम क्या है, आज हमने फॉर्मूले सीखे और इसके अलावा हमने क्या सीखा भाई, फिजिकल और केमिकल